देखिए मिस्टर केजरीवाल, हम लोग रिक्यूजल पर आज सुन रहे हैं। मैं रिक्यूजल पे ही आ रहा हूँ। रिक्यूजल पर हम सीधा ही आएंगे। मैं सीधा ही आ जाऊंगा रिक्यूजल पे। मैम थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा मैम, थोड़ा सा। क्योंकि मैं ये फाइल को पढ़ चुकी हूँ। मैम आप पढ़ चुके हैं मैम, 2 मिनट दे दीजिए मुझे, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। सुनाइए। कि ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में 3 महीने डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग्स की, 40,000 पन्नों के एविडेंस पढ़े, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को डिस्चार्ज किया। और उसमें एक ही लाइन में पढ़ रहा हूँ, द इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू हैव प्रोसीडेड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रायल कोर्ट का ये कहना है कि ये सारा पहले से प्री मेडिटेटेड था और इन लोगों को फंसाया गया था। इस ऑर्डर के खिलाफ इस ऑर्डर के खिलाफ सीबीआई ने इस ऑनेबल कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की। आप ना आईटी से किसी को बुलाइए और बोलिए इन सबको म्यूट कर देंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे वो तब तक कोई नहीं बोलेगा। 9 मार्च को इस केस की इस ऑनेबल में पहली सुनवाई हुई। 9 मार्च को जब सुनवाई हुई, इस कोर्ट में सीबीआई के अलावा कोई और पार्टी मौजूद नहीं थी। किसी भी पार्टी की सभी पार्टियों की गैर मौजूदगी में एक्स पार्टी बिना नोटिस जारी किए और बिना किसी की सुनवाई किए, बिना किसी का रिप्लाई लिए, इस ऑनेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट प्राइमा फेसाई दिस ऑर्डर अपीयर्स टू बी इरोनियस ऑन सर्टेन इश्यूज। जो ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में लगभग 3.25 महीने डे टू डे बेसिस पे पूरा पूरा दिन सुनवाई करके ऑर्डर पास किया था 40,000 पन्नों को सुनने के बाद, उसको 5 मिनट की सुनवाई में इस ऑनेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसाई गलत डिक्लेयर कर दिया, इरोनियस डिक्लेयर कर दिया। जब ये 9 मार्च का ऑर्डर आया मिलॉर्ड, तो मेरा दिल बैठ गया। आई वॉज रियली शॉक्ड and I started having doubts whether serious apprehensions, whether the court is biased and whether I will get justice here. That is the time I wrote a letter on the administrative side to the Chief Justice of Delhi High Court on 11th March that the case may be transferred to some other bench. On 13th March, I got a reply that once a case has been assigned to a particular bench according to roster, the decision for the same lies with the respective judge whether he or she wants to recuse or not. After receiving that letter, I filed this recusal application before this honorable court. The basic principle of recusal, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया। पैरा 17 पेज 8 of my judgment compilation. Para 17 page 8 of judgment compilation. Yes. Ranjit Thakur versus Union of India. As to the tests of the likelihood of bias, what is relevant is the reasonableness of the apprehension in that regard in the mind of the party. The proper approach for the judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly, am I biased, but to look at the mind of the party before him. तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जज को ये नहीं देखना कि वो बायस हैं कि नहीं है, जज का बायस होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के माइंड में ये शंका है और वो रीजनेबल शंका है कि देयर इज लाइकलीहुड टू बी अ बायस, then it is a case of transfer or recusal. Right. Therefore, I am appearing before you personally because whatever apprehension I have it in my mind. तो मैंने सोचा अगर मैं अपने आप को अच्छे से रख सकता हूँ तो why not I come before you personally. एक मेरी छोटी सी ऑब्जेक्शन है मिलॉर्ड, मेरे माइंड में जो एप्रीहेंशन है वो
और ये recusal application is between the court and the party. CBI has no locus in this. CBI should not be made a party in this. First of all, I would like to rely on the case of Satinder Jain versus ED. The judgment was passed by this honorable court. Para 8-9 at page 170-171. सतिंदर जैन के केस में ट्रायल कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही थी। 18 घंटे सुनवाई हो चुकी थी। 6 दिन तक सुनवाई हो चुकी थी। उसके पहले काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी, तब तक ईडी को कोई एप्रीहेंशन नहीं हुई। आखिरी सुनवाई होने वाली थी, आखिरी तारीख थी। सडनली ईडी हैज एन एप्रीहेंशन। दे गो टू द डिस्ट्रिक्ट जज। District judge allows the transfer. The matter comes before this honorable court, and this honorable court grants judgment in favor of ED. उस केस में और मेरे केस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उस केस में इस ऑनेबल कोर्ट ने कहा था, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंटीग्रिटी और अपराइटनेस ऑफ द जज, which applies here also. Question is not of integrity or uprightness of the judge. The question is an apprehension in the mind of a party. In that case, it was ED. In this case, it is me. The question is an apprehension in the mind of the party. In that case also, this court relied upon Ranjit Thakur versus Union of India, which says judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly am I biased, but to look at the mind of the party before him. उस जजमेंट पे रिलाई करके ईडी को ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई। All that I am demanding, my lord, is same parity as ED, especially when my apprehensions are on much stronger ground than the apprehensions expressed by ED in their application. I've gone through that. So the law is simple, ma'am. It is not whether judge is actually biased, but it is whether the apprehension in the mind of the... I understood. There exists in my mind today a real, grave and reasonable apprehension that this petition will not receive judicial detachment and neutrality required in a criminal case like this. मैं अब आपके सामने 10 रीजंस रख रहा हूं मैम, एक एक करके मेरे को क्यों लगता है कि there is a apprehension. Yes, please. Reason number 1. What is reasonable apprehension? I rely on Supreme Court's Kanaklata case. This is page para 67, page 15 of the judgment compilation. Yes. In Kanaklata versus State of NCT of Delhi, Honorable Supreme Court held that earlier strong observations may create a reasonable apprehension that the court has so committed itself to a given approach or thought process that it may not be possible to take a fair and non-partisan view, and clarified that the question is not whether the judge is biased, the question is whether the apprehension is reasonable. In this, I would like to draw your attention to strong observations, earlier strong observations, if the judge has made earlier strong observations on similar facts, and second, so committed itself to a given approach or thought process. I would also like to rely on State of West Bengal versus Shivanand Pathak. This is para 24, page 29 of judgment compilation. One of the requirements of natural justice is that the hearing should be done by a judge with an unbiased mind. Para 26 of page 29, we have to deal, as we shall presently see, a new form of bias, namely bias on account of judicial obstinacy. Then para 30 at page 29, these remarks imply a distinction between prejudging of facts, specifically relating to a party, as against preconceptions or predispositions about general questions of law, policy, or discretion. The implication is that though in the former case, a judge would disqualify himself, in the latter case he may not. दो चीजें अलग अलग हैं। फैक्ट्स के केस पे अगर कोई मैटर है और पहले वो जज डील कर चुका है एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दे चुका है, द जज शैल डिस्क्वालीफाई हिमसेल्फ. बट इफ इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, पॉलिसी और डिस्क्रिशन, and then he may or may not.
तो in our case it's a question of facts. इस ऑनेबल कोर्ट के सामने 5 पहले केसेस आ चुके हैं. मेरा केस आया था जिसमें वेदर माय अरेस्ट वाज लीगल और इलीगल, दैट वाज द मैटर बिफोर दिस ऑनेबल कोर्ट. संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कविता एंड अमन ढल, इन 4 के केसेस आए थे बेल रिलेटेड मैटर्स. इन 5 केसेस में जो ऑब्जर्वेशंस इस ऑनेबल कोर्ट ने दिए थे, they almost amounted to judgments. I would read out some of the extracts with your kind permission. Yes, yes. मेरा केस जो था मैम आपके सामने, my matter related to illegal arrest. The limited matter that the court had to decide was whether investigating officer had reasons to believe. IO had recorded his reasons. The court had to decide whether those reasons were sufficient or not. The court was not required to put their weight behind each of the reasons. The court was also not required to give a final verdict on each of those reasons. But it appears, मैं अभी कुछ extracts पढ़ूंगा, it appears the court gave a final judgment of many of those points. In just 2 hearings, 2 ही hearing हुई थी, 2 hearing में final judgment कर दिया गया. There was no charge sheet before this honorable court, and a final judgment or final conclusion was not even sought by ED. Para 61, page 213 of my recusal application. Para 61. Para 61. Therefore, it emerges from the records produced before this court that amount of rupees 45 crores, which is allegedly the proceeds of crime in this case. 61, na? Therefore, it emerges from the record produced before the court. The मैं statement. पूरा पढ़ देता हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा unnecessary था, तो I just. Therefore, it emerges from the records produced before this court, that is the statements of witnesses recorded by Directorate of Enforcement, including Hawala operators as well as survey workers, area managers, assembly managers, etc., engaged by Aam Aadmi Party, corroborated with CDR analysis and material seized during raids. The amount of 45 crores, which is allegedly the proceeds of crime in this case, was utilized by Aam Aadmi Party in the Goa election 24. It was decided and judgment given that this amount was utilized by Aam Aadmi Party in Goa elections. Now we come to para 74, page 219. Thus, this court, having gone through the documents and the statements, reaches a conclusion. The court reached a conclusion. Court ने finally decide कर दिया that once the proceeds of crime which were allegedly received in the form of kickbacks through the South Group were spent on Goa elections, the absence of or non-recovery of such एक मैटर ये उठा था मैम कि इतनी रेड मारी सीबीआई ने, ईडी ने, किसी भी रेड में कोई रिकवरी नहीं हुई, ना कैश की ना प्रॉपर्टी की किसी भी चीज की. So whether that was in our favor or not, this honorable court gave a strong finding on that, final finding on that. The absence of or non-recovery of such proceeds in these circumstances can be of little value. This is a very strong statement, ma'am. Then we come to para 102 at page 235 of the same application. Para 102 of page 235. 235. This court is further of the opinion that merely because the approver has chosen to reveal some new, ये मैम इशू उठा था because जिस तरह से सीबीआई ने और ईडी ने अप्रूवर्स डील किए थे, एक अप्रूवर को पकड़ते थे, वो कहता था कोई गलत काम नहीं हुआ, मेरे से ना रिश्वत मांगी गई ना रिश्वत दी मैंने. Multiple statements of approvers. सॉरी, Multiple statements of approvers that. मल्टीपल स्टेटमेंट्स हुए और बाद में उसको गिरफ्तार कर लेते थे. फिर उसके साथ बार्गेनिंग होती थी कि तेरे को छोड़ देंगे, तो केजरीवाल का नाम ले दे, संजय सिंह का नाम ले दे, इनका नाम ले दे, और फिर वो नाम ले देता था. इसके ऊपर आपकी फाइंडिंग है, this court is further of the opinion that merely because the approver has chosen to reveal some new facts at a later stage only after initially concealing them, including the role of Shri Kejriwal, the same cannot be a ground to disregard their statements completely. मतलब इस पे भी एक फाइनल फाइंडिंग दे दी गई थी अप्रूवर स्टेटमेंट्स के ऊपर. I was almost declared guilty, ma'am. I was almost declared corrupt. ऐसा लगा जैसे केवल सजा सुनानी बाकी रह गई थी.
Sorry? I don't want to comment on that. That's what you are thinking. In Kanaklata versus State, मैं फिर से वो दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा. The Honorable Supreme Court held that earlier strong observations may create a reasonable apprehension. These are earlier strong observations of this Honorable Court, that the court has so committed itself to a given approach or thought process. The earlier observations create that kind of reasonable apprehension in the mind. Now, trial court के orders in सभी points पे completely contrary हैं. As I said, trial court ने 3.25 महीने hearings की थी, 40,000 पन्ने. The trial court has concluded no crime took place. There was no corruption. There were no kickbacks. There was no demand of bribery. There was no proceeds of crime. 45 crore bribe charge is wrong. कोई गोवा में पैसा नहीं ले जाया गया. और रिकवरी के ऊपर मैम जो आपकी फाइंडिंग थी, दैट अगर पैसे रिकवरी नहीं भी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे ट्रायल कोर्ट ने लिखा है पैरा 1016 एट पेज 543. सो पैरा 1016 at page 543 of CBI's petition. Okay. You can read, please. Consequently, the alleged chain of payment sought to be projected by the prosecution is rendered wholly speculative. There is no lawful recovery, no contemporaneous banking or financial trail, and no proof of demand, acceptance, or conscious possession of the alleged proceeds of crime. The narrative of cash movement and alleged proceeds of crime, once stripped of its inadmissible foundation, collapses in its entirely, leaving the allegations bereft of substance, continuity, or prima facie legal support. तो ये इतने ज्यादा दोनों कॉन्ट्रेरी हैं. और जो कनकलता केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर अर्लियर ऑब्जर्वेशंस इतने स्ट्रांग होंगे, कवर हो जाएगा. 1016 पैराग्राफ ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर regarding the chain of payment and recovery, totally contrary, giving rise to apprehension. Please. इसी तरह से ट्रायल कोर्ट ने बोला कि अप्रूवर स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली इनएडमिसिबल एंड अनरिलायबल. जिस तरह से सीबीआई ने अप्रूवर्स बनाए, सीबीआई का कंडक्ट प्रीमेडिटेटेड नैरेटिव को पूरा करने के लिए, तो पूरे अप्रूवर स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दे आर कंप्लीटली अनरिलायबल. एंड एक लाइन, सच कंडक्ट रिस्क्स कन्वर्टिंग द एक्सेप्शनल मैकेनिज्म ऑफ पार्डन into an instrument of narrative construction rather than truth discovery. Right. So there is too stark a contrast between the two. And finally, the trial court declared me, discharged me completely with complete contrary findings. तो एक मन में ये शंका है कि इतने stark contrast. Now I can come to Manish's case, Manish Sisodia's case. पीएमएलए केस था उनका मैम, प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशंस देने थे, वेदर प्राइमा फेसी देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है. इसमें भी यही लगा दैट ऑलमोस्ट द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड. पैरा 151 एट पेज 409 ऑफ माय पैरा 151 एट पेज 409 of my order ना, of my of your order, but मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन में है मैम. कोई बनी, मैं उसमें से पढ़ लूंगी. बट इट्स योर ऑर्डर. या 151. The applicant Shri Manish Sisodia was actively involved in formulation and implementation of various processes and activities in dealing with proceeds of crime, thereby committing the offense of money laundering. So it was pronounced that he had committed the offense of money laundering, whereas that judgment was not required at that stage. So he was declared not just guilty, but एक पैराग्राफ 172 उस ऑर्डर का था, मेरे रिक्यूजल एप्लीकेशन में पैरा 150, जिसमें ऑलमोस्ट ये कहा गया कि ये सारे लोग करप्ट हैं एंड हाई प्लेसेस में करप्शन इज अ वेरी बिग स्टिग्मा फॉर द एंटायर सोसाइटी. आई विल जस्ट रीड दैट पैराग्राफ मैम. ऐसे लगा जैसे हमें केवल करप्ट नहीं, हमें महाकरप्ट डिक्लेयर किया गया था. इफ मनी इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेट पॉलिसी, पैरा 151 ऑफ माय रिक्यूजल एप्लीकेशन. मेरे वाले ऑर्डर का क्या पेज 419, page 419 of my recusal application. 172. 172. If the money is used. If money is used to influence and dominate policy decisions by politicians
for the purpose of putting the bribe at the disposal of such public figures, the courts in such cases have to ensure that the trust of the public still survives in its ability to bring the alleged accused within the fold of law and treat the offense as serious. It is incumbent upon the judiciary to remain steadfast in its pursuit of justice, regardless of the stature or influence of the individuals involved. It was a very strong paragraph, ma'am. Very strong. इस केस में 3 hearings हुई थी बस, ma'am. And the conclusion was drawn that Manish was a very corrupt person. There was no charge sheet. There was no prayer. This case was finally set aside by Honorable Supreme Court. ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से निर्दोष पाया और उन्होंने उनको आरोप मुक्त कर दिया. So this shows that this court is totally and strongly committed on these facts. 3 cases were set aside. 1 was sent to larger bench and 1 case did not reach the Supreme Court. तो एक क्वेश्चन ये है मैम कि क्या अब इस स्टेज पे आके पुरानी ओपिनियंस ये कोर्ट बदल पाएगा? प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी, पूरा आर्किटेक्चर हैज बीन डिस्कार्डेड एंड रिजेक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, which has been accepted and endorsed very strongly by this honorable court. इसके बाद मैम ऑर्डर आया 9th मार्च का जो एक्स पार्टी था. Now I come to my reason number 2. Maybe we can do the renumbering, but my... No, I'll indicate my order. Can I read, ma'am? Please. After hearing arguments on behalf of CBI, since the respondents remained absent despite service of advance notice, this court is of the opinion that certain factual discrepancies pointed out in the impugned order, the observations made by the learned trial court regarding statements of the witnesses and the approvers at the stage of charge itself, prima facie appear erroneous. मैम सीबीआई का पूरा केस केवल अप्रूवर स्टेटमेंट्स के ऊपर है. उनके पास और कुछ नहीं है. अप्रूवर स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है. अप्रूवर स्टेटमेंट्स के अलावा कोई और सबूत नहीं है. आपने अगर अप्रूवर स्टेटमेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया तो 9 अप्रैल की हियरिंग के अंदर बाय क्वेश्चनिंग द अप्रूवर स्टेटमेंट्स प्रैक्टिकली यू हैव रिजेक्टेड द एंटायर ट्रायल कोर्ट ऑर्डर. यहां मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज होता है. वो इशू ये है, एज यू राइटली सेड कि बहुत बार ऐसे होता है कि पहले कोई फाइंडिंग दी जाती है, सब्सिक्वेंटली चार्ज के लेवल पे फाइंडिंग बदल. आपकी जो फाइंडिंग थी मैम इस ऑनेबल कोर्ट की अप्रूवर्स के बारे में, जब मेरा केस आपके सामने आया था अरेस्ट का, आपने उस वक्त जो बोला था, मैंने अभी बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसको. आपने बोला था पेज 102, पैरा 102, पेज 235. The court is further of the opinion that merely because the approver has chosen to reveal some new facts at a later stage, only after initially concealing them, including the role of Shri Kejriwal, the same cannot be a ground to disregard their statements. उस वक्त आपने बोला था कि अप्रूवर के स्टेटमेंट्स एडमिसिबल हैं. यहाँ पे 5 मिनट की सुनवाई में आपने कहा कि अप्रूवर के ऊपर जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो एरोनियस है. This gives a very serious doubt that the previous statements and observations are weighing very heavily on the mind of this honorable court. Right. And on the basis of that, that was the most concerning thing for me. Understood. कि भाई जो पहले वाली ऑब्जर्वेशंस थी, बिना सुनवाई किए, बिना दूसरी पार्टी को सुने, बिना हमें, मैंने लिख लिया. It shows that court still strongly sticks to its earlier findings. उस वक्त मैम 9 अप्रैल को आपके सामने केवल सीबीआई का 9 मार्च को आपके सामने मैम केवल सीबीआई की लिखवा दिया ना. मैम एक मिनट आ रहा हूँ. सीबीआई की केवल आपके सामने एक पिटीशन थी और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था. मैंने सुन लिया, मैंने लिखवा दिया. उसके अलावा और कुछ नहीं था. लिखवा दिया मैंने. ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी नहीं था. मैंने लिखवा दिया. ये नहीं आया मैम. ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी नहीं था. इस ऑर्डर की जरूरत क्या थी? What was not even at that stage, not even summoned by this court, and therefore it gives rise to a strong apprehension in his mind that without even the trial court record, this court will take a prima facie conclusion that some observations made regarding the approval were erroneous. What was the urgency for this?
व्हाट वाज द नीड फॉर दिस, इसकी जरूरत क्या थी, प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशंस की जरूरत क्या थी, उसकी वजह से मेरे माइंड के अंदर ये एक शंका पैदा हुई, द रीजनेबलनेस ऑफ ये तो एप्रीहेंशन। फिर अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे जरूरत क्या पड़ी कैसा ऑर्डर लिखने के लिए, नहीं, ये सब हमारे कह मन में सकते ये शंका आई कि क्या आपके, आपसे ये नहीं कह पूछ रहा सकते मैं, ये तो कह आपसे सकते हैं। आपसे नहीं पूछ रहा, मेरे मन में ये शंका आई कि इसकी, कुछ शंका पूछो, आप ये मत बताओ मैं अपना ऑर्डर नहीं कैसे नहीं नहीं, लिखूं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैंने अपना ऑर्डर कैसे लिखा वो आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे। सो यू जस्ट राइट दैट ही स्टेट्स दैट सिंस दिस ऑर्डर वाज पास्ड, ये लेकिन मैंने लिखवा तो दिया कि बिना आपको सुने कर दिया। There was no opportunity given, the principles of natural justice were किसने लिख violated, दिया? and it shows that the court had a predetermined mind अच्छा in ये this. भी लिख दो इसमें, he says that undue haste was shown on that day while passing this order, which also gives rise to a reasonable apprehension in his mind that he will not get justice। ये इतनी जल्दी क्या थी, हिंदी में लिख दो बाद में इंग्लिश लिखवा। ओके, no, no, it's okay। I think we have to keep the atmosphere lighter, we are not fighting, we are hearing। Okay, This was the first time that a very strong apprehension arose in my mind after the 9th April order, as I told earlier also. yes। And the reason was that without hearing, without trial court record, only on CBI's demand. अब ये सुन लिया मैंने, भी लिखवा दिया, नेक्स्ट पॉइंट। Now I come to reason number 3. यस प्लीज। In 9th April order, the 9th March order, the proceedings in the trial court with respect to ED were stayed. I will read out the paragraph 13, page 125 of my recusal application. In the meantime, the learned trial court, where the proceedings regarding the connected case filed by Directorate of Enforcement are pending, is requested to adjourn the case to a date later than the date fixed before this court and await the outcome of the present case. Ma'am, it was a CBI revision, criminal revision petition. ED का इस पूरे केस से कुछ लेना देना नहीं था. ED was not even a party in this case. कोई रिटर्न प्रेयर नहीं थी किसी की, ना ईडी की थी ना सीबीआई की थी इस बारे में। तुषार मेहता जी ने केवल एक ओरल डिमांड की, और तुषार मेहता जी सीबीआई के वकील थे, ईडी के वकील नहीं थे। उनकी ओरल प्रेयर पे ये ऑर्डर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। किसी एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई इसको काउंटर करने की। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर वायलेटेड। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, किसी की सुनवाई नहीं की गई। यही नहीं ना तो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि 2 दिन बाद ईडी ने आपके सामने एक पिटीशन फाइल की इसी केस से रिलेटेड। ईडी ने खुद भी डिमांड नहीं की इस प्रेयर की। ईडी ऑल्सो डजंट वांट इट, लेकिन कोर्ट वाज वेरी जनरस टू ईडी फॉर हैविंग स्टॉप्ड all the proceedings. he states that court was very generous to ED। This is his submission, right? मैम, विजय मदन लाल केस ये कहता है कि एक बार अगर कोई डिस्चार्ज हो जाए तो उसका ईडी का केस जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर नीचे ट्रायल कोर्ट में ईडी की प्रोसीडिंग्स चालू रहती तो 1 या 2 इसके अंदर हमारा केस खत्म हो जाता। इससे दिस इज नॉट मियरली प्रोसीजरल, इसके बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि आज भी मैं ईडी के केस में एक अभियुक्त के तौर पे, मैं एक आरोपी के तौर पे वहां पे खड़ा हूँ। अगर ये खत्म हो जाता तो मैं उससे उससे भी छूट जाता। तो एक मैसेज ये गया जनरली इस स्टे के बाद कि ईडी की प्रोसीडिंग्स को पेंडिंग रखो, अभी ये डिस्चार्ज वाले ऑर्डर को कैंसिल करके भेज रहे हैं आपके पास। दिस मैसेज इज raises a very strong suspicion in the minds of all the people. ऑल द पीपल कौन है, आप अक्यूज ही तो। हाँ, accused. ठीक, यही बस ये लिख लो आप। Reason number 4. कोर्ट The proceedings with respect to IO were also stayed. Page 125 of my recusal application, para 15. In view of the aforesaid, the observations limited only qua the investigating officer are stayed till the next date of hearing, including the direction recommending departmental action against him. ट्रायल कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो केवल स्ट्रिक्चर्स नहीं थे मैम, उन्होंने बहुत डिटेल में आईओ के खिलाफ एक पॉइंट लिखा था कि आईओ की क्या गलती है। उसमें से किसी भी पॉइंट को काउंटर नहीं किया गया। IO was an individual. Those remarks were not against CBI. Those remarks were against IO as an individual. IO has not even asked this honorable court कि मेरे को relief दे दो. IO is not even a party. IO has not even petitioned this court.
CBI, Otherwise, I thought he had. no, IO is not. CBI has come. CBI के कहने पे आईओ की प्रोसीडिंग्स रोक देना, ये एक बहुत गहरी शंका पैदा करता है। आईओ तो मांग ही नहीं रहा, आईओ तो कह ही नहीं रहा कि मेरी प्रोसीडिंग्स रोक दो। Grave suspicion arose in the mind of the of Shri Kejriwal. It is on, Supreme Court says it is only in rare and exceptional cases where the order of discharge is ex facie perverse that the revisional court can take the extreme step of staying that order. However, such an order should be passed only after giving an opportunity of being heard to the accused. हमें बिना सुनवाई किए the order was partly stayed and rest was declared erroneous. Right. In my view, this was a violation of the Honorable Supreme Court. Okay. So it appears that most of the trial court order is already neutralized by the 9th March ex parte order. Now reason number 5. 5. मैम 9th मार्च के ऑर्डर में आपने लिखा है रेस्पोंडेंट्स डिड नॉट अपीयर डिस्पाइट एडवांस सर्विस, देयर वाज नो एडवांस सर्विस। मैम हमारे को कोई advance service of the respondents, however, this court had mentioned in the order that they were on advance notice but had not appeared. This also gave a grave apprehension. So हमारे को कोई सर्विस नहीं हुई। मैम 16 मार्च के ऑर्डर में लिखा है दे चोज नॉट टू अटेंड। मैम इससे थोड़ा दुख हुआ। वाई विल वी चूज नॉट टू अटेंड? मैम पिछले 4 साल से आपके सामने हेयरिंग चल रही है, एक भी केस ऐसा बता दीजिए जब हमने जानबूझ आपको कुछ भी मुझे लिखना है, एक आप केवल आर्ग्यू करिए। आप प्लीज राइट डाउन, he states that this court had mentioned in the order that they एक फर्स्ट लाइन हो, जो भी लाइन होगी ना, they have chosen, in कॉमर्स में लिख दीजिए, they had chosen not to appear. He states that he was hurt by this observation made since he has been appearing regularly for the last 4 years before this court as well as before the learned trial court and has never missed any hearing. He has either appeared himself or through his counsel. So the language used by this honorable court also indicated a bias. The language used by this court indicated a bias since this court stated that they have chosen not to file a reply. Not to attend. Not to attend. Not to attend है या कुछ और होगा? Not to appear. Attend नहीं Not होगा. to appear. To appear होगा. Reason number 6. 6. मैम इस कोर्ट के पास एमपी एमएलए का रोस्टर 5 जनवरी को आया था। उसके बाद से जितने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशंस फाइल हुई हैं हमने उनको एनालाइज किया। The speed at which this case and one more case, 2 cases are going, बाकी और कोई केस इस स्पीड से नहीं चल रहा। मैंने ये पेज 31 पे रिक्यूजल एप्लीकेशन की कई सारे केसेस की लिस्ट लगाई है, मैं अभी कुछ मैं बता दूंगा। ये दोनों केस सेंटर की रूलिंग पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के हैं। मैम जैसे एक केस है हरिकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उनको पहली हेयरिंग में 1 मंथ 17 दिन और फिर अगली हेयरिंग में 1 मंथ, तो प्रैक्टिकली 3 महीने का टाइम दिया गया। स्टेट वर्सेस दलजीत सिंह 6 महीने का, पहली हेयरिंग में 6 पढ़ लूंगी, ये तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, पढ़ लूंगी मैं। Now I come to reason number 7, ma'am. 7. The manner in which our rights to file replies have been closed. Closed. अभी क्लोज कहाँ हुआ? राइट मैं 9th मार्च को एक हेयरिंग हुई, नहीं, क्लोज कहाँ हुआ है? अभी तो राइट तो क्लोज नहीं हुआ। राइट का क्लोज हुआ है, आपको तो राइट था ना। मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। 9th मार्च को हियरिंग हुई, हिस्ट्री तो मुझे पता है क्योंकि 16 मार्च को पहली इफेक्टिव हियरिंग। अभी कहीं क्लोज तो हुआ नहीं था राइट का। तो मैं पिछली हियरिंग में जो ऑर्डर हुआ था उसमें 10 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था। टाइम तो दिया था ना, क्लोज थोड़ी किया था राइट। मैम रीजन नंबर 8, अभी तक 5 इसके पहले ऑर्डर हो चुके हैं और एक अब डिस्चार्ज ये वाला चल रहा है, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। इनका सबका एक ट्रेंड ऑब्जर्व करने को मिल रहा है दैट every single averment of CBI and ED has been endorsed by this honorable court. Endorsed नहीं, upheld हाँ। इसमें 2 सेपरेट है, एक है arguments और एक है their prayers. All the arguments have been accepted by this honorable court, every single argument, and every prayer of ED and CBI has been converted into a judgment.
except one. Every prayer. Every prayer has been converted into a judgment except one. This Arun Pillai ke case. This I didn't understand. This argument I haven't understood. This argument I didn't understand. मैम जब भी ईडी और सीबीआई कुछ भी मांग करती हैं, वो अगर आर्ग्यूमेंट करती हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर वो कोई प्रेयर करती हैं तो उसमें ऑर्डर पास उनके फेवर में कर मतलब प्रेयर ग्रांट हो जाती है. इट इज ग्रांटेड. ओके, प्लीज राइट. तो सीबीआई और ईडी ने बोला ये सारे करप्ट हैं, तो कोर्ट ने कहा ये सारे करप्ट हैं. सीबीआई और ईडी ने कहा अप्रूवर. आपने बता दिया, मैंने लिख लिया. मैम नाउ आई विल कम टू 9 मार्च का जो ऑर्डर है. 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया, 11:30 बजे ऑर्डर आया. 4 बजे तक सीबीआई ने 598 पेजेस के ऑर्डर की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन इस कोर्ट में फाइल कर दी थी 4 घंटे के अंदर. मैम 598 पेजेस की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 4 घंटे में कैसे फाइल हो सकती है? दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एग्री. एक मिनट मैम, लेट मी जस्ट कंप्लीट. मैम उसमें एक एक एक्यूज्ड का लिखा है, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, चार्ज शीट है. कोर्ट ने एक एक चार्ज को एग्जामिन किया है और कोर्ट ने हर चार्ज पे डिटेल्ड फाइंडिंग दी है. सीबीआई की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में किसी भी चीज का कोई भी काउंटर नहीं है. इट्स अ 50 पेज जनरल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन विदाउट काउंटरिंग इवन अ सिंगल. इट वाज नॉन मेंटेनेबल. उसको पहली हेयरिंग के अंदर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था मैम. लेकिन इतनी डिफेक्टिव सीबीआई की एप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत स्वीपिंग एक्स पार्टी ऑर्डर बिना सुनवाई किए 9 मार्च को हो जाता है. So which gives a उसमें मतलब मेरे आई एम स्टिल फॉलोइंग द सेम आर्ग्यूमेंट कि दिस ऑनरेबल कोर्ट इज एंडोर्सिंग व्हाटएवर दे आर. ये तो पहले आ गया. उसी का आर्ग्यूमेंट के एग्जांपल्स हैं मैम. इन्होंने कहा कि ईडी की प्रोसीडिंग्स को नीचे रोक दो, देयर वाज नो प्रेयर नथिंग. बता दिया मैंने, लिख लिया वो. लास्ट वीक मैम, वो मेरी पहली अपीयरेंस थी कोर्ट के अंदर लास्ट वीक जब मैं आया. हाँ जी. यू सेड दैट टुडे एवरीवनस राइट टू फाइल रिप्लाई इज क्लोज्ड. यहाँ पे 3-4 लोग थे जो कि चिल्ला रहे थे कि हमारे को दे चिल्ला नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट प्लीड कर रहे थे. मेरे पे क्यों चिल्लाएगा कोई? नहीं प्लीड कर रहे थे. चिल्लाने भी नहीं दूंगी किसी को. प्लीड कर रहे थे, सॉरी मैम, सॉरी. प्लीड कर रहे थे कि हमें रिप्लाई फाइल करने का टाइम दे दीजिए. सो तुषार जी खड़े हुए, उन्होंने इन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट किया इस कोर्ट को कि मैम 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए. एंड दिस कोर्ट वाज काइंड एनफ टू ग्रांट देम 1 वीक्स रिप्लाई ऑन Mr. Tushar Mehta's. They say, now just say this also. Say this also. He states that this court was inclined to close the right to file reply on the last date of hearing itself of several accused persons while they were shouting in the court that they should be given time. Pleading कर दीजिए मैम. शब्द तो मैम आपने ठीक कर दिया मेरे को. मैम पहली बार आया हूँ मैं कोर्ट में, आई एम नर्वस. मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए. मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना आए. भाई कोई भी नहीं आए भाई, क्या करना. तो अब आप लिखो. they were shouting, फिर then he said कि नहीं, he said कि pleading, वो भी मेरे क्लू से बोला, pleading तो खुद से थोड़े बोला. And then you just say this. Then he states that however when Mr. Mehta requested this court that they should be given time, it was at Mr. Mehta's request that this court had given time to them to file a reply, not because of my own destiny, not because of my own generosity. Now CBI is in a great hurry to declare me corrupt and guilty. अब मेरे को ये लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, because this court has been endorsing everything and anything that the CBI is demanding. Okay. Now I come to reason number 9, ma'am. मैम एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद. इट इज नॉट अ बार. It's not a bar. बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है उनकी. इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस. उनका संगठन है. No, nothing from this side, please. Wait for your turn. उनका संगठन है मैम. उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी. 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को. उनकी जो आइडियोलॉजी है
हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम, और मैं आऊंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters. Like Caesar's wife, an investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है। तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस? मैम, रीजन नंबर 10, Yes, please. अभी थोड़े दिन पहले ऑनेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी का जो हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा उसके खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस There हारूंगा। is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading to Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, I'll deal with it. I don't know what he wants to say. Please sit. Yes. I'll deal with this, please. Yes. तो उन्होंने कहा कि इस हाई कोर्ट का, ऑनेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, केजरीवाल जी को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि So what control I have over what you say or Nothing. he says or anybody else says? it's just, I'm not saying what he says or Just say. He states that the home minister of this country, I don't even know them. The home minister of this country has made a statement in what? In some program, in some TV program. in a TV program, that when the judgment of this court will come, Shri Kejriwal will have to approach the Supreme Supreme Court. Court against it. He states that since the home minister has given a statement in a program by someone, मतलब जो भी होगा वो प्रोग्राम का नाम तो बताया, लिखा होगा इसमें, लिखा हुआ है इसमें क्या नाम? ये प्लीडिंग में है? प्लीडिंग में नहीं है? नहीं, प्लीडिंग में नहीं है। तो प्लीडिंग में नहीं है, then you also, I am, he states at bar कर दो, he states at bar. And then just say that he states that though it is not mentioned in the pleading, but how I say he states at bar. So he states that this has given rise to apprehension in his mind that this court will not give justice to him. Right. So ma'am, these are the 10 reasons. Individually or and collectively they create a very strong suspicion. अभी थोड़े दिन से एक सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है मैम। ओल्ड ट्रेडिशंस होते थे कि अगर किसी जज के नियर एंड डियर वन, anything beyond pleading, I- theatrics, I, let him, my lord, file an affidavit and take the responsibility. yes. Yes. Let him not Should go I- beyond the pleadings. Are you writing it in pleadings on an affidavit? मैम, I'll think about it. No, you can't think about it. You're making a statement. Already you make a statement, whatever you want. मैं बोल देता हूँ मैम। बोलिए। एक ओल्ड ट्रेडिशन होती थी कि अगर जज के नियर एंड डियर वंस या तो दोनों में से किसी पार्टी से रिलेटेड होते थे या दोनों के वकीलों से किसी भी तरह से रिलेटेड होते थे, तो वो रिक्यूज कर जाते थे। उसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल कोर्ट इज टू He काइंडली states- कंसिडर इट। He states at bar that he is also strongly affected and apprehends bias of this court in view of the social media led something. I'll write what it is. Wherein, which shows that there is a conflict of interest of this court in this case, and therefore all the reasons individually as well as collectively have given rise to a very strong suspicion in his mind
that he will not get justice from this court, and therefore